civil disobedience movement. रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या है? अनएक्सेप्टेंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जब उन्होंने नहीं मानी. देन दे adopted the resolution of कौन स्वराज लाहौर सेशन 1929. ठीक है. एंड देन the 11 demands letter of Gandhiji which he sent to Viceroy Lord Irwin, but he didn't responded, so he launched the Salt March which marked the beginning of civil disobedience movement. कब शुरू किया था? 11th मार्च को अल्टीमेटम डेट थी. 12th मार्च 1930 पहुंचे कब थे? 6th अप्रैल 1930. और किस किस ने किया था सॉल्ट मार्च? Kirkalappan were the main ones who joined or who conducted the salt march. Sarojini Naidu protested or demonstrated in the front of salt works factory में. ठीक है. Then we had important figures: Abdul Ghaffar Khan, Sarojini Naidu, Imam Sahib, etc. and Guy Daly, Naga girl, जिसको इंडिपेंडेंस के बाद रिहा किया गया था. किसने किया था रिहा? जवाहरलाल नेहरू ने. अब्दुल गफर खान was arrested which led to the radicalization of the movement in Peshawar, and British government asked, कौन सी राइफल थी वो, कौन सी गढ़वाली राइफल्स टू फायर अपॉन दी प्रोटेस्टर, पर चंद्र साहिब गढ़वाली जो उसके हेड थे उन्होंने मना कर दिया. दे वर आल्सो सेंट टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. ठीक है. उसके बाद गांधी जी was arrested which further led to the movement becoming violent and more radicalized. ठीक है. जब गांधी जी अरेस्ट हुए थे तो शोलापुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स को या हर वो बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रहा था उनको अटैक करना शुरू कर दिया, which further led to the brutal repression which was followed by brutal repression by the British government. और इस टाइम पे अब आगे बढ़ते हैं. इस टाइम पे ब्रिटिश ने डिसाइड किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने का. अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया था, पर जब गांधी जी ने देखा कि लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं और जब लीडर्स अरेस्ट होते हैं तो मासेस रिएक्ट करते हैं ना वायलेंट वे, तो गांधी जी ने वापस से मूवमेंट को कॉल ऑफ करने की सोची. एंड ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5th मार्च 1931. ठीक है. 1931 मार्च में उन्होंने लॉर्ड इरविन से एक पैक्ट साइन किया एंड ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. एंड इस पैक्ट के तहत गांधी जी ने ये कंसेंट दिया कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा. एक तरफ से उन्होंने गांधी जी ने उनकी बात मानी तो वो भी गांधी जी की बात मानेंगे. तो गांधी जी ने ये कंडीशन रखी कि मैं तभी पार्टिसिपेट करूंगा या तभी मूवमेंट बंद करूंगा जब आप सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज करोगे, और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने वायलेंस यूज नहीं किया है. और इस वजह से जो रेवोल्यूशनरीज थे देशबंधु भगत सिंह, उनको रिलीज नहीं किया गया एंड उनको फांसी की सजा दे दी गई थी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ये चीज बड़ी बार आती है कि अगर इन्होंने बोल दिया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए तो भगत सिंह को क्यों नहीं किया. देशबंधु थे और एक और था उस टाइम पे जिसको साथ में फांसी हुई थी,
वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन थी कि वही पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज होंगे जिन्होंने कभी भी वायलेंस यूज नहीं किया है। क्लियर। अब गांधी जी सितंबर 1931 में जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वहां पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी प्रेजेंट होते हैं, सरोजनी नायडू प्रेजेंट होती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन एसोसिएशन एंड बी आर अम्बेडकर प्रेजेंट होते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। पर गांधी जी ये मीटिंग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो होते हैं वो एक डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दी दलित्स। वो ये चीज उनको पसंद नहीं आती, वो चीज ये एक्सेप्ट नहीं करते और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं। और जब बी आर अम्बेडकर, ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए था डिवाइड एंड रूल करने का, ब्रिटिशर्स ये डिमांड मान लेते हैं। हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, कम्युनल अवार्ड बोलते हैं इसको। तो जब ब्रिटिशर्स कम्युनल अवार्ड ग्रांट कर देते हैं तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं एंड विच रिजल्टेड इनटू द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट। बिकॉज गांधी जी को लगता था कि अगर दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो वो कभी भी सोसाइटी से जुड़ नहीं पाएंगे और सोसाइटी कभी उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ये छोड़ के वापस आते हैं और इंडिया आ जाते हैं एंड अगेन ही लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1932 में, पर मूवमेंट इतनी नहीं चलती जितनी पहले चली थी। क्यों या हुआ होगा ये? पहला, अब गांधी जी तो चले गए थे, अब उनको जाने में भी टाइम लगेगा, आने में भी 2-3 महीने लगेंगे, काफी महीने वो लंदन में थे। तो पीछे से ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी नेशनलिस्ट को, बचे हुए नेशनलिस्ट को, लीडर्स को और मासेस को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। सेकंड, जितने भी उस टाइम पे प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो जेल में थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने गांधी जी के वहां जाने के बाद एक कैंपेन चलाया था उत्तर प्रदेश में। क्या कैंपेन है वो? नो टैक्स कैंपेन, कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगी तो हम नो रेंट नो टैक्स कैंपेन, क्योंकि पीजेंट्स को कुछ भी नहीं मिलता था और पीजेंट के मासेस में बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा था। तो जब ये कैंपेन चलाया गया था तो इस कैंपेन के तहत जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। पहले 2 रीजन ये थे मूवमेंट के ना चलने के, क्योंकि कांग्रेस इलीगल हो गई थी और लीडर्स ही नहीं थे जो मूवमेंट को आगे लेके जाएं। थर्ड इज कि गांधी इरविन पैक्ट साइन होने के बाद इन स्पाइट ऑफ ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड स्मूथर कंडीशंस एंड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन्होंने वापस से ब्रूटली रिप्रेस करना या ब्रूटली सप्रेस करना शुरू कर दिया पीसफुल सत्याग्रहीज को। ठीक है, देन फोर्थ इज उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, भगत सिंह को फांसी हो गई इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा जब उन्होंने प्रॉमिस किया था उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया और इन रिटर्न उन्होंने वापस से ब्रूटल सप्रेशन और एट्रोसिटीज कंडक्ट की। ठीक है, फिफ्थ इज जब एक बार मूवमेंट विड्रॉ हो चुकी थी तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो मूवमेंट के विड्रॉल के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगा था कि अभी तक उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने, और सेकंड लोग इरविन पैक्ट के भी खिलाफ थे क्योंकि गवर्नमेंट ने भगत सिंह को, देन वी हैव राजगुरु, बीके दत्त, ये 3 लोग थे जिनको फांसी उस टाइम पे दे दी थी। और इसलिए जो क्योंकि इन्होंने वायलेंस यूज किया था, इन्होंने बॉम्ब फेंका था पार्लियामेंट में ना उस टाइम पे, तो इनको फांसी दे दी गई थी और लोगों को लगा कि उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई। तो जब दूसरी बार गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च की, उनको पता था फिर से विड्रॉ हो जाएगी, तो उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया। क्लियर यहाँ तक? बिकॉज दे बिकेम नेशनल हीरोज, क्योंकि भगत सिंह को जब जेल हुई थी, जेल में रहने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा हंगर स्ट्राइक्स की। जब उनको कोर्ट्स में लेके जाते थे वो बड़े पावरफुल स्पीचेस देते थे, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जेल में कैदियों के साथ बहुत ज्यादा बुरे कंडीशंस में उनको रखा जाता था, उस चीज के भी खिलाफ वो जेल में लड़े हैं, हंगर स्ट्राइक। उनको जबरदस्ती पाइपों से
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गरम गरम खाना खिलाया, फिर भी उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी, इसलिए दे बिकेम नेशनल हीरोज। और जो उनको सजा सुनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और गांधी जी इसके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो लोगों ने दूसरी बार मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार लॉर्ड इरविन पैक्ट को मानते हैं कि गांधी जी हो सकता था बचा सकते थे। लोग ब्लेम करते हैं, बट अब असलियत में क्या हुआ वो हम बता नहीं सकते, मतलब हम बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, वैसे ही सेम इस मूवमेंट ने किस कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, कैसे किया, क्या रीजन थे उनके पार्टिसिपेट करने के, और दूसरी बार जब मूवमेंट लॉन्च हुई तब उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, ठीक है। पहला है हमारा रिच पीजेंट्स। दे आर नॉट जमींदार्स और तलुकदार्स, दे आर रिच पीजेंट्स, जो थोड़े हायर क्लास के थे, जिनके पास थोड़ा पैसा था। ये रहते थे कंट्री साइड में, दे लिव्ड इन दी कंट्री साइड। ज्यादातर कौन होते थे? पाटीदार्स, इनको बोला जाता था पाटीदार्स इन गुजरात, एंड जट्स ऑफ यूपी। जट सुने, एक होते हैं पंजाबी, ठीक है, सिख, फिर हरियाणा में होते हैं जट। तो दोज वर रिच पीजेंट, वो अभी भी खेती वगैरह करते, जो हमारी चौधरी कास्ट है जैसे, वो सब होते हैं जाट। तो इनको उस टाइम पे इन्होंने बहुत एक्टिवली मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज क्या रीजन होगा इनका मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का? रिच पीजेंट है, फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू तो ले रही है ना, तो हाई रेवेन्यू। और इनको प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि उस टाइम पे ना ट्रेड डिप्रेशन आया था। ट्रेड डिप्रेशन क्या होता है? ट्रेड के साइकिल होते हैं, नाम मुझे भी भूल गया इसका। जब ट्रेड ऊपर जाता है, जब ट्रेड नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो दिस इज डिप्रेशन स्टेज। जब ट्रेड नीचे चले जाता है, तो ट्रेड डिप्रेशन का मतलब है ट्रेड डिस्टर्ब होना। ट्रेड डिस्टर्ब होगा तो इनका सामान नहीं बिकेगा। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई है, या बहुत ज्यादा, आप सोच लो फॉर एग्जाम्पल लोगों की इनकम्स खत्म हो गई है, तो लोग भी वही सामान खरीदेंगे जो नेसेसरी होगा। अगर हमारे पास जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग थे जिनके पास खाना भी नहीं था, तो गवर्नमेंट ने राशन बांटा था, और राशन में वो पनीर शनीर थोड़ी बांटते हैं, वो बांटते हैं जो जरूरी होता है। क्या होगा? आटा, चावल, थोड़ा तेल और चीनी। अगर आप राशन की शॉप्स पे जाओ तो वहां भी यही मिलता है, आटा, चावल, तेल और चीनी। चीनी आई थिंक बंद हो गई है, ठीक है। तो ट्रेड डिप्रेशन की वजह से उनके जो गुड्स हैं उनके प्राइजेस गिर गए थे, तो उनको नुकसान हो रहा था, और नुकसान की वजह से उनके पास रेवेन्यू पे करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप रेवेन्यू रिड्यूस कर दो, पर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रिड्यूस करने से मना कर दिया, which led to the wide scale resentment amongst the rich peasants against the British government। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, they were one of the most active participants of the सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इनके लिए स्वराज क्या था? फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए स्वराज का कि गवर्नमेंट हमारा रेवेन्यू कम कर दे या खत्म कर दे। पर जब मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ हुई तो उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई थी और वो दुखी थे, और इसलिए जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुई तो उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिंपल सी बात है, कम्युनिटी है जो मूवमेंट में अपनी कुछ स्पेसिफिक डिमांड की वजह से पार्टिसिपेट कर रही है, और उस डिमांड को पूरे किए बिना मूवमेंट खत्म हो जाती है, तो वो दूसरी बार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो नुकसान ही हो रहा है। वो ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन बना रहे हैं और ब्रिटिशर का रिप्रेशन भी फेस कर रहे हैं, तो वो दूसरी बार मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? क्लियर हुआ रिच पीजेंट्स? नेक्स्ट वी हैव पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स, ठीक है। अब पुअर पीजेंट की क्या डिमांड होगी?
लो लैंड रेवेन्यू, और जो रेंट उन्होंने लैंडलॉर्ड को नहीं दिया वो भी वो ना दे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्यूज इकट्ठे हो चुके थे। ये डिमांड होगी पीजेंट की। तो अब हुआ क्या, उस टाइम पे हमारे देश में सोशलिज्म और कम्युनिज्म बहुत बढ़ रहा था, बहुत सारी ऐसी पार्टीज बन रही थी, हम इसके ऊपर भी एक लेक्चर लेंगे। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, क्या होता है सोशलिज्म? वेलफेयर फॉर ऑल। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म नहीं। कम्युनिज्म हमारे देश का फाउंडेशन था पहले। लैंड है, सबकी है, मिलके कल्टीवेट करते थे, मिलके प्रॉफिट शेयर करते थे, दैट इज कम्युनिज्म। सिंपल है, कम्युनिटी, कम्युनिटी का बेनिफिट साथ में। सोशलिज्म सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट करती है। क्लियर हुआ दोनों का? तो उस टाइम पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म फैल रहा था हमारे देश में, और बहुत सारी प्रो सोशलिस्ट और प्रो कम्युनिस्ट पार्टीज बन रही थी। तो पीजेंट्स ने उन पार्टीज को ज्वाइन किया रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला रीजन ये था। दूसरा, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था। तो कांग्रेस के साथ कौन जुड़े थे? रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, कुछ हद तक, ठीक है, सारे नहीं पर काफी लैंडलॉर्ड्स वगैरह कांग्रेस से जुड़ चुके थे। अब कांग्रेस इनको नाराज नहीं कर सकती थी, तो कांग्रेस ने कभी भी नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से पुअर पीजेंट्री जो थी वो कांग्रेस की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ज्यादा नहीं जुड़ पाई। क्लियर हुआ? पुअर पीजेंट्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाए? क्योंकि नेग्लिजेंस ऑफ द कांग्रेस टुवर्ड्स देयर नो रेंट कैंपेन और नो रेंट डिमांड, वो इसके साथ तो थी पर उन्होंने इस डिमांड को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेस लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रही थी, तो वो एक ही क्लास को सपोर्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। दैट इज वाई पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस क्लास। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। तो उस टाइम पे इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा क्या हुआ था? प्रॉफिट। बट लेटर ऑन कॉलोनियल पॉलिसीज ने उनके बिजनेस को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट। कस्टम ड्यूटीज ज्यादा थी उनके प्रोडक्ट्स पे, तो उनके प्रोडक्ट्स बिकते नहीं थे या उनके प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट नहीं होते थे। और इंडिया में दो तरीके से उनको हो रहा था ना, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। लोकल कैसे होगा? लोकल कैसे नुकसान होगा इंडियन इंडस्ट्रीज को? क्योंकि ब्रिटिश गुड्स चीपर थे, मशीन मेड प्लस नो कस्टम ड्यूटीज, सो दे बिकेम चीपर। और लोग ऑलरेडी खरीद रहे थे, कोई नई चीज मार्केट में आ रही है उसको अपनी डिमांड क्रिएट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब पहले लोग वो करते थे, सूट पहनते थे, ठीक है, आज से 25 साल पहले आप अपनी मदर्स की लाइफ देखो, उन्होंने बड़े कम जीन्स पहने होंगे। इवेंचुअली हम जब 2000s के आगे पहुंचे, इवन 2010 के बाद आप देखोगे कि जीन्स की सबसे ज्यादा डिमांड हमारे मार्केट में क्रिएट हुई है, बिकॉज सेलिब्रिटीज स्टार्टेड वेयरिंग इट। इंटरनेट ने इनहांस किया ग्लोबलाइजेशन। हम जो होते हैं, हमारे देश में क्या ट्रेंड आता है जो मूवीज में आता है, नोटिस किया? जो मूवीज में मैंने करीना कपूर ने जैसे वो पहना, वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जैसे माधुरी ने एक वो पहना था, तो मेरी मम्मा बताती सबने वैसा पहना, वो जो उसने पर्पल सी साड़ी डाली हुई है एक, है ना, वी गेट इन्फ्लुएंस। तो उस टाइम पे 2005 के बाद की अगर आप मूवीज देखो, कोई भी मूवी उठा के देख लो, सेलिब्रिटीज हैव वेयर जीन्स। इंडिया में जीन्स का ट्रेंड आया, जीन्स की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट हुई। वैसे ही पहले से इंग्लिश गुड्स खरीद रहे थे लोग, तो इनको यहाँ से नुकसान हुआ। और इंटरनेशनल कैसे हुआ? कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा इनको पे करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से इनका गुड क्या हो जाता था? कॉस्टियर, और लोग नहीं खरीदते। तो दोनों तरीके से उनको नुकसान हुआ। तो उनको अब क्या चाहिए था? प्रोटेक्शन फॉर देयर इंपोर्ट प्लस a balanced or a low rupee
पाउंड और डॉलर स्टर्लिंग रेशियो, जब रेशियो कम होगा ऑटोमेटिकली हमें फायदा होने लगेगा। अब यूएस के साथ हम डेफिसिट में हैं। डेफिसिट का क्या मतलब हुआ, हम यूएस के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें इंडिया डेफिसिट में है। उसे मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हमारा इंपोर्ट कम होगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। जब बीओपी नेगेटिव आएगी तो हम किस में है, डेफिसिट में, और जब बीओपी पॉजिटिव आएगी तो हम किस में है, सरप्लस में। ठीक है, क्योंकि हम बाहर से ला रहे हैं तो हमारे पैसे तो जा रहे हैं ना, ठीक है। तो उसी तरीके से जब एक तो ये भी मैटर करता है, दूसरा मैटर करता है रुपी का रेशियो क्या है, रुपी की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ दी फॉरेन करेंसी। क्लियर हुआ। सेकंड और थर्ड वो चाहते थे डिस्करेजमेंट ऑफ इंपोर्ट्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ने 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज रखी, ठीक है। 1991 से पहले हमारा देश ओपन नहीं था टू दी फॉरेन ट्रेड, ना कोई कंपनी बाहर से आ सकती थी, ना कोई इंपोर्ट होता था, अनटिल कोई नेसेसरी चीजें हमें नहीं चाहिए। वो क्यों किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज ऑलरेडी नुकसान में थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उस टाइम पे अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते रहते तो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज वैसे ग्रो नहीं हो पाती, क्योंकि उनको फाउंडेशन चाहिए था। और 1991 में जब वो उस हद तक ग्रो होगी तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी ओपन कर दी, ठीक है। ये तीन उनकी डिमांड्स थी गवर्नमेंट से, और ये तभी फुलफिल होगी जब क्या आएगी, इंडियन गवर्नमेंट। इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कैसे किया, इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, वन इज इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस जो 1920 में बनाई गई, और सेकेंड इज FICCI, ये आज भी है, कमर्शियल कांग्रेस। मतलब इंडिया की इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस बनाई गई जो कमर्शियल फंक्शंस को लुक आउट करती है। FICCI क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये आज भी बड़े सारे प्रोडक्ट्स पे FICCI का लोगो लगा होता है, ठीक है। इन्होंने ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कांग्रेस रखने के लिए। उस टाइम पे हमारे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे GD बिरला, सुना है बिरला इंडस्ट्रीज, GD बिरला। देन वी हैव पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड दे wanted to attack the colonial power for the production of the Indian industries and the Indian economy. So they started promoting the civil disobedience movement in its first phase. यानी कि जब वो पहली बार लॉन्च की गई थी तो उनके लिए स्वराज क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्वराज का क्या मतलब हुआ, जब उनकी बिजनेस पे किसी भी तरीके का कोई भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और उनका ट्रेड और उनकी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए फ्रीडम क्या है कि उसके माँ बाप उसको बाहर जाने दे, मूवी देखने दे, करेक्ट। वुमेन के लिए क्या कि माँ बाप पढ़ने दे, जॉब करने दे, है ना। तो अब पहले क्या था, वुमेन के लिए थोड़ी अपनी मर्जी से थोड़ी लेट शादी करने दे, चाइल्ड मैरिज ना हो, ऐसा ऐसा एजुकेशन बढ़नेगी तो हमें 12th करने दे, देन केम टू ग्रेजुएशन, नाउ मास्टर्स एंड नाउ जॉब, करेक्ट। ऐसा ऐसा मतलब बदलते जाता है विद द ग्रोइंग टाइम। इससे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुए थे, बट नाउ दे हैव बिकेम प्रोमिनेंट। उनका ट्रेड चल रहा है पर उनको उस ट्रेड को फ्लरिश करना है, और वो तभी होगा जब कॉलोनियल गवर्नमेंट हटेगी, क्योंकि जब तक कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो उनके ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती रहेगी। क्लियर। एंड आफ्टर दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया मूवमेंट को, क्योंकि मिलिटेंट मूवमेंट्स भी बड़ी फैल रही थी, सप्रेशन हो रहा था, गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह हो रहा था, तो उन चीजों से ट्रेड को नुकसान होता है, तो उन्होंने सेकेंड फेज में CDM को सपोर्ट नहीं किया। क्लियर, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट हमारा है इंडियन वर्किंग क्लास।
वर्किंग क्लास सपोर्ट करेगी? नो। इंडस्ट्रीज आ गई तो वर्किंग क्लास ने किया पार्टिसिपेट, पर इतना ज्यादा नहीं किया, बिकॉज कांग्रेस वॉज सपोर्टिंग द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और अगर आप किसी के अपोनेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरा बंदा जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाता है। कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया पर बड़ी सेलेक्टिव जगहों पे, और उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो गांधी जी के आइडियल्स को फॉलो करते हैं। दे हैड नो अदर रीजन टू पार्टिसिपेट इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रादर देन दी सपोर्टिंग ऑफ गांधीयन आइडियाज, जैसे कि बॉयकॉट कर देना फॉरेन गुड्स को। और पर साथ साथ में उनकी अपनी मूवमेंट्स चल रही थी, क्योंकि कम्युनिज्म और सोशलिज्म सेम यहाँ पे उनकी अपनी मूवमेंट चल रही थी, जिनमें वो लो वेजेस को और पुअर वर्किंग कंडीशंस को अपोज कर रहे थे। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वो सिर्फ गांधी जी के लिए किया। एक जगह है रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स जो थे, जो डॉकयार्ड वगैरह पे काम करते हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स की थी 1930 में, और इन्होंने की थी 1930 में, इन्होंने की थी 1932 में अगेंस्ट द लो वेजेस एंड दी पुअर वर्किंग कंडीशंस। और फिर छोटा नागपुर एरिया सुना है, क्यों फेमस है ये? प्रोमिनेंट रिसोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, ठीक है। तो इस टाइम पे छोटा नागपुर में टिन माइंस थी, वहां पे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी सीडीएम में पार्टिसिपेट किया एंड दे प्रोटेस्टेड एंड वोर गांधी कैप्स। क्लियर हो गया यहाँ पे, वर्कर क्लास का पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट हमारा है वुमेन। आज तो बारिश भी नहीं है तो लाइट क्यों बंद है? गांधीनगर में प्रॉब्लम है, जो मेन गांधीनगर है ना हमारा, गोल मार्केट ये वाला एरिया, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है लाइट की, जो कोई और भी बता रहा था। वुमेन, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द फर्स्ट मूवमेंट जिसमें लार्ज स्केल पे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, ओनली बिकॉज ऑफ गांधी जी। तो जब गांधी जी ने पढ़ाया, सिखाया और बुलाया तो थाउजेंड्स में वुमेन अपने घर से बाहर आके उन्होंने, क्योंकि जब वो सॉल्ट मार्च करते थे ना, जगह जगह पे रुकते थे और वहां पे लेक्चर वगैरह देते थे, प्रीच करते थे सत्याग्रह को, तो वुमेन आती थी, सुनती थी, इंस्पायर होती थी, एंड देन दे और कैसे प्रोटेस्ट करेंगी? एक तो वो प्रोटेस्ट करेंगी, और अभी हमने देखा सॉल्ट मैन्युफैक्चर सरोजनी नायडू, और फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स को पिकेट करना, यानी कि लूट देना, तोड़ देना, इन सारी चीजों करके उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब ये कौन सी क्लास की वुमेन थी? दे वर फ्रॉम दी हाई क्लास फैमिलीज। हमने देखा रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। तो रूरल एरियाज में कौन पार्टिसिपेट करेगी? रिच पीजेंट्स की जो वुमेन होती है, करेक्ट, जो रिच पीजेंट फैमिलीज को बिलोंग करती है। और रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में हाई कास्ट किया। माना लोअर क्लास की वुमेन ने नहीं किया, उनको कमाना पड़ता था, अपने घर की तरफ देखना पड़ता था, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, एक प्लेटफॉर्म था, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज गांधी जी बिलीव कि एक वुमेन का जो रोल है वो सिर्फ अपने घर की तरफ ही नहीं, अपनी नेशन की तरफ भी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किन किन्हों ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया? कौन कौन सी कम्युनिटीज बच गई? पुअर पीजेंट्स कर लिया है? नहीं, पुअर पीजेंट्स ने कम किया था क्योंकि कांग्रेस रिच पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, और रिच पीजेंट्स ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पुअर पीजेंट्स की दो डिमांड थी, हाई रेवेन्यू कम करना और रेंट नहीं देना। फिर लैंडलॉर्ड्स कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो रेंट वाली डिमांड को तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो पुअर पीजेंट्स भी कांग्रेस से दूर रहे इस दौरान। दलित्स, क्या बोलते हैं दलित्स को? शूद्रास के अंदर आते हैं दलित्स, ठीक है। शूद्रास की जो लोएस्ट कास्ट है दैट इज दलित्स, ठीक है। दलित्स को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते थे, अनटचेबल्स। इन्होंने अपने आप को क्या बोलना शुरू कर दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इज 1930s। उस दौरान इन्होंने अपने आप को अनटचेबल्स सॉरी दलित और ऑप्रेस्ड क्लास बोलना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ने बहुत देर तक, बहुत हद तक और बहुत देर तक दलित को इग्नोर किया। क्यों किया होगा? बिकॉज कांग्रेस मेजरली कंप्राइज्ड ऑफ हाई कास्ट हिंदूज who were still conservative। क्या बोलते हैं इनको? सनातनी, सनातन धर्म बोलते हैं ना। तो ये जो कंजर्वेटिव सनातनी थे ये कांग्रेस से काफी देर से और काफी इफेक्शनेट मतलब काफी स्ट्रांगली जुड़े हुए थे, और उनको ऑफेंड ना करने के लिए कांग्रेस काफी देर तक दलित्स को इग्नोर करती रही। पहले हमने कहीं देखा दलित्स की पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट? जिक्र भी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस कंसिडर ही नहीं करती थी पहले। पर जब गांधी जी आए उन्होंने बोला कि हमें स्वराज तब तक नहीं मिलेगा जब इंडिया की हर सेक्शन स्वराज के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेगी, और अनटचेबिलिटी जैसी चीज जो सबसे क्रूअल फेस है ह्यूमैनिटी का वो खत्म नहीं होगा। तो दलित्स को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने दलित्स को क्या बुलाना शुरू किया? हरिजन्स। हरिजन का क्या मतलब होता है? यस, चिल्ड्रन ऑफ गॉड और पीपल ऑफ गॉड। तो दलित्स को ऊंचा पद दिलाने के लिए और दलित को रेडिकलाइज करने के लिए और सोसाइटी से इंटीग्रेट कर, सबसे पहले जरूरी था एक्सेप्टेंस लाना सोसाइटी में कि वो अनटचेबल्स नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स सिमिलर टू अस। देन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लाना, रेडिकलाइज करना और उनको इंटीग्रेट करना। तो इन सारी चीजों के लिए गांधी जी ने पहले उनको हरिजन बोलना शुरू किया। देन गांधी जी ने दलित्स के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। दलित्स को पब्लिक पार्क्स में जाने की परमिशन नहीं थी, पब्लिक टैंक्स यूज करने की परमिशन नहीं थी, जो कुएं होते हैं ना पब्लिक, वो तक यूज करने की परमिशन नहीं थी। वो कहीं पे नहीं जा सकते थे जहाँ पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी रहती है। स्कूल्स हो गए, देन वी हैव रोड्स। एक वो सीरियल भी आया था बी आर अम्बेडकर पे ना, उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि जब वो रोड पे चलते थे ना, दे हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट, और फिर वो रोड क्लीन, और उनके पीछे झाड़ू लटका होता था। तो वो जैसे जैसे चलते थे रोड साफ होती जाती थी कि परछावा भी उनका नहीं बनना पड़ना चाहिए। तो उस चीज को खत्म करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज की कि उनको एंट्री मिले हर पब्लिक प्लेस में, स्कूल्स में, रोड्स पे, और हर चीज एक्सेस करने की। सेकंड, उन्होंने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए। He himself cleaned toilets to signify और to dignify कि हम ऐसे बोलते ना क्या करना है, ये तो काम कर रहा है, रोड पे सफाई कर रहा है, हम छूते भी नहीं है। पर उन्होंने खुद टॉयलेट क्लीन किए उस काम को डिग्निफाई करने के लिए, उस काम की इम्पोर्टेंस बनाने के लिए। भाई अगर वो नहीं करेंगे, अरे आज के टाइम पे अगर कोई पब्लिक टॉयलेट्स नहीं क्लीन करता तो कौन करेगा? वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी हाइजीन, हमारे सैनिटेशन के लिए कर रहे हैं। तो गांधी जी ने उस काम को भी ऊंचा बताया और उन्होंने बोला अपर क्लास को कि ये पाप है, अनटचेबिलिटी जो आप कर रहे हो, इस पाप को आप छोड़ दो। क्लियर? पर उस टाइम तक दलित्स की गांधी जी ने बहुत कोशिश की, पर दलित्स के साथ इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इतनी क्रुएलिटी हो चुकी थी कि अब उनको कोई मदद नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब उनको क्या चाहिए थी? सॉल्यूशंस। अब उनको सिंपैथी या मदद नहीं चाहिए थी, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए थे। और उन्होंने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया सॉल्यूशन के फॉर्म में? पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन की लेजिस्लेटिव में तो जरूरत ही नहीं है उनको, वो सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे हैं। तो उनके लिए दूसरी जरूरत क्या है? एजुकेशन पाना। क्योंकि एक ही नेता बनेगा ना, सारे थोड़े बनेंगे, एक बन जाएगा, 5 बन जाएंगे, बाकियों को भी तो कुछ चाहिए ना कमाने के लिए। और वो कब होगा? जब उनको एजुकेशन मिलेगी। और एजुकेशन का एक्सेस कब मिलेगा? जब उनको रिजर्वेशन मिलेगी। तो उन्होंने ये दोनों चीजें डिमांड करना शुरू कर दी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? फिर आते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर। ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। ठीक है, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, and he represented this association at the second round table conference, जिसमें गांधी जी भी गए थे
आफ्टर साइनिंग ऑफ इरविन पैक्ट। पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बी आर अम्बेडकर ने डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरेट की, और उनका जो क्लैश था वो महात्मा गांधी के साथ हो गया, और ब्रिटिश ने बी आर अम्बेडकर की डिमांड मांग ली, एंड गांधी जी बिकेम फास्टिंग अनटू डेथ, यानी कि भूख हड़ताल की, मैं तब तक भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा, या जब तक ये डिमांड नहीं छोड़ेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट की, या जब तक मैं मरता नहीं हूँ। और गांधी जी के इस फैसले के बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सब गए बी आर अम्बेडकर के पास, उनको समझाया एंड उनको कंपेल किया, अच्छे से समझाया, एंड दे ही एक्सेप्टेड द डिमांड एंड साइन पूना पैक्ट। इसको भी हम डिटेल में करेंगे, ऐसे बता देती हूँ। पूना पैक्ट के अंदर जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस है, जिनको हम अब शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, उनको हम रिजर्व्ड सीट्स देते हैं इन सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ रिजर्वेशन है, पर वो जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्टोरेट से ही होगी। इसका मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के सामने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रखेंगे, तो कनेक्ट होंगे, एक अच्छे लीडर की तरह उनको पोर्ट्रे करने का मौका मिलेगा, और जब वो अच्छे लीडर बनेंगे तो सोसाइटी अपने आप उनको एक्सेप्ट करने लगेगी। क्लियर हुआ पूना पैक्ट? दलित की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं थी सीडीएम में? नेक्स्ट हमारा कौन सा कम्युनिटी है जिसने नहीं किया? मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, और वेरी ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था उनका फीका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। क्यों होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद काफी ज्यादा एलिनेशन आ गई थी बिटवीन द कांग्रेस एंड द लार्जर सेक्शन ऑफ मुस्लिम, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा मुस्लिम डिमांड्स पे फोकस नहीं कर रही थी। उनका जो वो फोकस भी कर रही थी ना, पर कहीं ना कहीं रिलीजियस सिंबल्स का या रिलीजियस सिग्निफिकेंस का यूज हो जाता था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने किया गणेश फेस्टिवल, वो तो ट्रेन करने के लिए कर रहे थे, पर रिलीजियस सिंबल्स का यूज करने की वजह से मुस्लिम मासेस एलिनेट रही। वैसे ही चीजें कांग्रेस में होने लगी। सेकेंड, उस टाइम तक बहुत ज्यादा हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स बनने लगे थे, जो सिर्फ हिंदुइज्म को और हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे थे, जैसे कि हिंदू महासभा सुना है नाम? इट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट हिंदुत्व प्रमोटिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुस्लिम मासेस के अमंग एलिनेशन पैदा होने लगी, और इनकी एक्टिविटीज की वजह से भी दोनों ग्रुप्स में, यानी हिंदू और मुस्लिम के रिलेशंस खराब होने लगे। एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, एक पॉलिटिकल पार्टी पहले से एक दो और बन गई है, जो एक ही रिलीजन को प्रमोट करे जा रही है, और बार बार बोल रही है कि मैं हिंदू नेशन बनाना चाहता हूँ, मैं हिंदू नेशन चाहता हूँ, हिंदू का नेशन होना चाहिए, तो दूसरे तो अलग होंगे। तो इन पार्टीज की वजह से जो मुस्लिम्स और हिंदूज थे, उनके जो रिलेशन थे वो और खराब होने लगे। क्लियर हुआ यहाँ तक रीजन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी 1927 में, और ऐसा लग भी रहा था कि फिर से नेगोशिएशन हो जाएगी, क्योंकि जिन्ना ने बोला कि हमें रिजर्वेशन दे दो, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देते हैं, हमें आप रिजर्वेशन दे दो। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, 1927 में डिस्कशंस शुरू हुई कि हम नेगोशिएशन करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ताकि मुस्लिम्स और हिंदू भी यूनाइट हो जाएं। तो वो नेगोशिएशन किस टर्म पे हो रही थी कि जिन्ना बोल रहे थे हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देते हैं, एक कंडीशन पे, आप हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या दोगे? रिजर्वेशन, एंड सेकंड आप हमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन दोगे इन प्रोपोर्शन टू द मुस्लिम पॉपुलेशन, की एक प्रोविंस में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनेट हमें सीट्स उस जगह पे मिलनी चाहिए। अगर 10 है तो हमें उसके हिसाब से सीट दो, आप अपनी पॉपुलेशन देख लो। जब जिन्ना ने ये बात मान ली तो कांग्रेस भी ये बात मानने लगी, पर सबके सामने ये डिमांड रखनी थी क्योंकि सारी पार्टीज बन चुकी थी तब। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, याद है जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड की थी 1928 में, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जब जिन्ना ने और कांग्रेस ने ये बात सामने रखी। पर हिंदू सभा का एक लीडर था MR
जयाकर, इसने इस डिमांड को पूरी तरीके से अपोज किया और ये जो नेगोशिएशन था जो होने वाला था वो टूट गया। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अलायंस बना रहा है और वहां पे तीसरा भी बैठा हुआ है और तीसरा कोई ऐसी बात कर दे कि भाई मैं तो नहीं ही मानूंगा, तुम जो मर्जी कर लो, तो नेगोशिएशन टूट जाएगा। वही हुआ, पर हाउएवर कोशिश की गई थी और ये वो एटमॉस्फेयर था जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में ट्रस्ट नहीं था, दोनों कम्युनिटीज बहुत दूर थी। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया तो मुस्लिम मासेस सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं था। क्लियर हुआ मुस्लिम्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? नेक्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंस, उसके बाद तुम दोगे टेस्ट, एमसीक्यू है सर, इजी इजी। ठीक है, लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशंस दोनों क्लियर है, ये भी तुम्हें 10th की बुक में मिलेंगे, विपिन तंत्रों में इतनी डिटेल में नहीं है। कल देखी थी 10th की बुक किसी ने खोल के? ठीक है, मैं अच्छे क्यों हो तुम लोग, एटलीस्ट साथ साथ में पढ़ लो, है ना, बाद में क्यों प्रेशर लेना है इतना, जब एक बार कर रहे हो तो कर लो। मैं मर जाऊंगी करने में। ठीक है, पहला क्या सिग्निफिकेंस होगा? बहुत ज्यादा लोग मोबिलाइज हुए तो क्या स्प्रेड हुआ? यूनिटी एंड nationalism. Second, for the very first time, colonial rules were defied on a very large scale. पहले भी टूटे जाते थे पर इतने लार्ज स्केल पे नेशन वाइड साथ में कभी नहीं टूटे. So this happened for the very first time in India. Third, सोचो कोर्स पे जाओ एक बार, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पे जाओ, क्या चीज पहली बार हुई? ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन ऑन ए लार्ज स्केल वर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, और दलित तो किए ही नहीं ना पार्टिसिपेट, अभी तो किया. गर्मी लग रही है? हाँ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थोड़ी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सिग्निफिकेंस जानना चाहती हूँ. जाओ जाओ, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स पे जाओ एक बार. वुमेन पार्टिसिपेट एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वुमेन लेड अ मूवमेंट, ये हमने देख लिया. और वो तो हो गया ना, डिफाइंग ऑफ द कॉलोनियल रूल्स. For the very first time, सिपॉइज refused to fire on the protester. आज से पहले हमेशा सिपॉइज ब्रिटिशर्स की बात मान के सत्याग्रहीज को या प्रोटेस्टर्स को सप्रेस कर देते थे, पर इस बार पहली बार उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. नेक्स्ट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिक्लाइन हो जाएगा इंपोर्ट और गवर्नमेंट की इनकम को लॉस होगा. क्यों लॉस होगा? एक तो गवर्नमेंट की इनकम को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट, और क्या रीजन होंगे? नुकसान गवर्नमेंट को क्यों हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट, कॉलोनियल रूल्स डिफाई हुए थे ना, लॉस ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और एक्साइज ड्यूटीज लोगों ने पे करना बंद कर दी, और लिकर शॉप्स, क्योंकि दिस मूवमेंट कॉल फॉर टोटल एबॉलिशन ऑफ अल्कोहल. तो इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान होना शुरू हो गया. एंड अनदर सिग्निफिकेंट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज recognized as the representative of India, और the
इंडियंस और गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। इरविन क्यों करेगा गांधी जी से पैक्ट साइन? किसी भी बंदे से कर लेगा क्या? ना, पर पैक्ट पैक्ट किसके बीच में होता है? दो गवर्नमेंट्स के बीच में, करेक्ट? ऐसे किसी के बीच में हो जाएगा? नहीं होगा। तो कांग्रेस को उन्होंने पहली बार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस माना, जो आगे जाके यही सब करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी यही बनाएंगे, यही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट, वाइड स्केल पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, यूथ, वुमेन, जिन्होंने लिकर शॉप्स जलाई, ओपीएम, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपीएम भी बड़ा बेच रही थी, वो जला दिए, वो लूट लिए, और फॉरेन क्लोथ भी जला दी। दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपकी आज खत्म होती है। अब हम कल करेंगे कम्युनल अवार्ड, लॉर्ड इरविन पैक्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी। उसके बाद हम शुरू कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वर्ल्ड वॉर 2 और आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। मैं अभी भेज रही हूँ मैम को, ये मैंने सिविल डिसोबीडियंस पूरी की भेज दी है ना? एक दो ना पॉइंटर्स लिखवाने थे, तुम्हें लिखोगे अभी? कल मैं जब टेस्ट बना रही थी मुझे तब दिखे, मैंने सोचा मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ। बदरुद्दीन तैयब जी, कहीं पे भी लिख लो जहाँ पे याद रहे कि लिखे हैं। बदरुद्दीन तैयब जी was the first Muslim president of INC. Badruddin Tayyab ji was the first Muslim president of INC, held in year 1887. INC for the session of 1887. तुम्हारा काम है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कुछ एसोसिएशंस बनाई थी नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, वो तुम्हारा होमवर्क है कि तुम देखोगे, अभी बंद नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड लिखो मोहम्मद सयानी। ये मोहम्मद वाली जो टर्म्स होती है ना, ध्यान से लिखा करो, क्योंकि बहुत बार ई भी होता है और ए भी होता है, वो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। है ना, डिफरेंस है ना ए और ई में? ई भी होता है ना कई जगहों पे, नहीं होता है, सॉरी मुझे लगा होता है। मोहम्मद सयानी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, कौन थी? ये मैंने शायद एनी बेसेंट, एनी बेसेंट नहीं, हाँ एक सेकंड, एक कंफर्म, ये बुक में लिखा है तुम्हारी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें तो वो है एनी बेसेंट है, कोई बात नहीं, एनी बेसेंट। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सरोजनी नायडू जो थी वो सेकंड थी, मे बी वो फर्स्ट थी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन इंडियन, करेक्ट। तो अगर वहां पे आया इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो क्या लिखोगे? सरोजनी नायडू, वो भी लिख लो, वो थी 1925 में, लिख लो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इसी तरीकों से तो वो कंफ्यूज करता है, फर्स्ट वुमेन आएगा तो एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन आएगा तो सरोजनी नायडू, ठीक है। एनी बेसेंट थी 1917 में और सरोजनी नायडू थी 1925 में।
एनी बेसेंट का 1917 और सरोजनी नायडू का 1925। ठीक है, ये काफी साल पहले आए हैं पर आए तो हैं, है ना, तो हम क्या करें, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो यही था तुम्हारा। और अगर हाँ, एक वो ट्रायो किया था ना हमने, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, वो भी याद रखना। ठीक है, उसमें से सिर्फ लाला लाजपत राय ही थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब तुम्हारा टेस्ट मैं भेज देती हूँ मैम को, इजी है, दे देना।